आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव द्वारा रचित यह परम मांगलिक ग्रंथ श्री बृहद द्रव्य संग्रह और इसकी ब्रह्मदेव सूरी द्वारा रचित यह टीका, जिसके माध्यम से हमने सर्वप्रथम जीव अधिकार की चर्चा की और जीव अधिकार के पश्चात हमने अजीव अधिकार की चर्चा प्रारंभ की है। अजीव अधिकार में हम देख रहे हैं कि पहले दो गाथाओं में वहाँ पर पुद्गल का स्वरूप आया और उसके पश्चात धर्मद्रव्य का स्वरूप, धर्मद्रव्य के स्वरूप के साथ साथ वहाँ पर उदाहरण दिया। जिस प्रकार मछली के लिए जल निमित्त भूत है, वैसे ही इस जीव और पुद्गल को गमन में, चलते हुए जीव और पुद्गल को गमन में सहकारी ऐसा धर्म द्रव्य है और स्वयं अपने से रुकते हुए जीव और पुद्गल द्रव्य को रुकने में सहकारी ऐसा अधर्म द्रव्य, जिसके लिए उदाहरण दिया है छाया का, वृक्ष की छाया का, जो बिना किसी कोई जबरदस्ती के पथिक को रुकने में कार्यकारी होता है। उसके पश्चात आकाश द्रव्य की चर्चा आई। आकाश द्रव्य अनंत आकाश ऐसा है जो सभी अन्य पांच द्रव्यों को अवकाश देता है, जगह देता है। और इस आकाश द्रव्य के दो भेद बताए हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। याद रखना, आकाश द्रव्य एक ही है, लेकिन जहाँ पर जीवादि पांच द्रव्य विद्यमान है, उस क्षेत्र को, उस आकाश के क्षेत्र को लोकाकाश कहा जाता है और इस पांच द्रव्य के बाहर अर्थात उस आकाश के क्षेत्र को अलोकाकाश ऐसा संबोधित किया जाता है। तो ये आकाश द्रव्य की चर्चा हुई। अब काल द्रव्य की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। इनफैक्ट हमने 21वीं गाथा भी हमने देखी थी। एक बार उसको भी पढ़ लेते हैं। 21 और 22 एक बार पढ़ लेते हैं और फिर आज थोड़ी चर्चा अपन करेंगे। अच्छे प्रश्न आएंगे, चर्चा अच्छी होगी, थोड़ा सा उपयोग देना। दव्व परिवट्टरुवो जोसो कालो हवे व्यवहारो परिणामादि लखो वट्टन लखो य परमट्ठो। यहाँ पर निश्चय काल और व्यवहार काल की चर्चा है। निश्चय काल वर्तना हेतुत्व, जिसका हेतु है, ऐसा जो भाव है उसको निश्चय काल कह रहे हैं। और परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व ऐसा जिसके विषय है उसको व्यवहार काल बताया जा रहा है। या बहुत सरल भाषा में ये बताए कि जहाँ पर घड़ी, घंटा, काल, मतलब ये जो कोई व्यवहार चलता है उसको समय से लेकर आगे तक जितने भी कालवाची बातें हैं उसको व्यवहार काल बताया जाता है। और उस व्यवहार काल को जो धारण किए है ऐसा वर्तना हेतु वाला निश्चय से निश्चय काल द्रव्य बताया गया है। ओके, तो ये काल द्रव्य की चर्चा हुई। अब थोड़ी सी बात आगे बढ़ानी है, लेकिन उसके पूर्व थोड़ा सा प्रदेश किसको कहते हैं इसकी एक चर्चा बाकी है और भी कुछ बात बिंदु है, संक्षेप में उसकी चर्चा करेंगे। ओके, हाँ बोलिए। मुझे ये निश्चय काल और इसका डिफरेंस कैसे, यानी जैसे वहाँ पे भी परिणाम है, यहाँ पे भी वही हो रहा है। बहुत अच्छा। देखिए, दोनों जगह पर परिणमन हो रहा है, लेकिन काल द्रव्य का विशेष गुण वर्तना हेतुत्व बताया और जो अन्य द्रव्यों के
परिणमन में निमित्त बनता है, उसको परिणमन हेतुत्व बताया। तो दोनों जगह पर अलग अलग बातें बताई। तो इतना ही वहाँ पर है, जो स्वयं के लिए कार्यकारी हो उसको निश्चय काल कहना है, और जो परद्रव्य मतलब दूसरे के लिए कार्यकारी हो, पराश्रितो व्यवहारा, ऐसा मूल व्यवहार कहने का कारण पर के आश्रित कथन चल रहा है, इस अपेक्षा से उसको व्यवहार काल बताया। देखो, व्यवहार के दो कारण होते हैं, एक तो पराश्रितो कथन होगा, पराश्रित कथन होगा तो भी व्यवहार कहेंगे, या भेद सो व्यवहार, ये भी बात चलती है। तो जैसे समय कह दिया, तो समय क्या है, एक समय की बात है, तो उसमें उत्पाद और व्यय दिखाई दे रहा है, तो वो भी व्यवहार में लिया जाएगा। ओके, मैंने दो बातें कही, एक तो पर सापेक्ष कथन करना, उसको भी व्यवहार कहा जाता है, और दूसरा भेद सो व्यवहार, इसको भी व्यवहार कहा जा रहा है। तो ये दोनों अपन ने परिभाषाएं लगाकर समय भी कहते हैं तो हम उसको व्यवहार काल लेंगे, और परिणमन हेतुत्व भी कहते हैं तो भी उसको हम व्यवहार कहेंगे। लेकिन इन सबको जो धारण करता हुआ अभेद ऐसी जो एक पदार्थ है, उस पदार्थ को निश्चय काल कहते हैं, जिसका क्या है, वर्तना हेतुत्व, ऐसा उसका स्वभाव बताया गया है। वर्तना हेतुत्व कहकर यहाँ पर भेद से रहित ऐसा वो काल द्रव्य को ग्रहण करना है, जिस व्यवहार को। हाँ, परिणमन हेतुत्व और वर्तना हेतुत्व में क्या डिफरेंस? यही तो बता रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन अन्य द्रव्यों के लिए परिणमन हेतुत्व बताया है, और निज द्रव्य के लिए वर्तना हेतुत्व बताया है लक्षण। वो परिणमन हेतुत्व ये सापेक्ष कथन आया, और यद्यपि स्वयं से, अब देखो जैसे धर्म अधर्म द्रव्य के लिए लगाई थी परिभाषा, वैसे यहाँ पर कोई परिभाषा लगाकर बताएगा, चलो मैं ही लगा देता हूँ। स्वयं से परिणमते हुए द्रव्य को परिणमन में जो सहायक हो उसको काल द्रव्य कहते हैं। ये पर सापेक्ष कथन किया है, ओके, पर सापेक्ष कथन किया है। और निश्चय काल द्रव्य क्या है, वर्तना हेतुत्व, जिसका स्वरूप है निरंतर वहां पर एक परिवर्तन कह दूं तो तकलीफ हो जाएगी, लेकिन वर्तना वहां पर ये कह रहे हैं कि निरंतर नवीन 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 ऐसी उसकी एक अवस्था बनती है, चेंज होता है, वो उसको काल द्रव्य कहा जा रहा है। ओके, तो पर्याय में लेंगे ना भैया, वो जो चेंज हो रहा है वो तो पर्याय। देखिए, चेंज वचन तो अपने व्यवहार परक ही होते हैं, लेकिन उस वचन का वाच्यभूत ऐसा जो द्रव्य है उसको निश्चय काल द्रव्य लेना, जो निरंतर चेंज मतलब परिणमन हेतुत्व जिसका स्वरूप है, ऐसी जो वस्तु है उस वस्तु को काल द्रव्य कह रहे हैं, वो निश्चय काल द्रव्य कह दिया। अगर आप उसको परिणमन हेतुत्व उसको भेद करके देख रहे हैं तो बिल्कुल अपन उसको व्यवहार में लेंगे, लेकिन अभेद करके पर्याय को द्रव्य के साथ अभेद करके लिया तो क्या हो गया, वो निश्चय का कथन हो गया, तो उसको हम निश्चय काल कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? देखो वही लॉजिक है, गुण और द्रव्य, अभेद सो निश्चय, गुण द्रव्य भेद सो व्यवहार। तो आप किस एंगल से देख रहे हो उसके अनुसार उसकी बात चलेगी। अगर भेद कर रहे हो आप तो निश्चित रूप से वो व्यवहार की बात होगी। ठीक है, बढ़ना है आगे। हाँ, मुझे अब ये एक विषय लेना है, प्रदेश किसको कहते हैं। क्या प्रदेश किसको कहते हैं? तो इसकी 3 परिभाषाएं बताई है, अपन एक एक परिभाषा को लेते हैं। पहली परिभाषा, एक परमाणु आकाश के जितने क्षेत्र को व्यापता है उसको प्रदेश कहते हैं। क्या कहा? एक परमाणु आकाश के जितने क्षेत्र को व्यापता है उसको
प्रदेश कहते हैं। एक परिभाषा हो गई। दूसरा, आकाश द्रव्य के अविभागीय अंश को प्रदेश कहते हैं। क्या कहा? आकाश द्रव्य के अविभागी मतलब इनडिविजिबल अंश को प्रदेश कहते हैं। उसी को क्षेत्राणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्राणु। और अब ये दो परिभाषा हो गई। पहली क्या थी? पुद्गल द्रव्य के एक परमाणु जितने आकाश के प्रदेश को व्यापता है, जितने आकाश के क्षेत्र को व्यापता है या जितनी जगह वो घेरता है, उतने आकाश के क्षेत्र को एक प्रदेश कहते हैं। प्रदेश। ओके। दूसरी परिभाषा, आकाश का अविभागीय अंश, उसको हम प्रदेश कहते हैं। मतलब क्या? उसका अब अगला डिवीजन नहीं हो सकता, उसका अगला भाग नहीं हो सकता है, उसको प्रदेश कह रहे हैं। अब तीसरी परिभाषा ये है, कह रहे हैं कि एक पुद्गल परमाणु आकाश के एक क्षेत्र से उसके जस्ट इमीडिएट नेक्स्ट क्षेत्र पर पहुंचने के लिए अगर वो धीमी गति से गमन करे तो उसको जितना समय लगता है उसको एक प्रदेश कहते हैं। ये तो काल हो गया ना। एक मिनट। इसको तो समय, इसको एक समय कहते हैं। एक मिनट। उल्टा लगा लेंगे भाई। एक समय में जितना ट्रैवल करेगा उतना एक। हाँ, बराबर। एक समय में एक परमाणु धीमी गति से यदि गमन करे तो जितने क्षेत्र को वो व्यापता है, जितना क्षेत्र वो गमन करता है, उस क्षेत्र को एक प्रदेश कहते हैं। देखिए, तो ये क्या हो गया? ये एक प्रदेश की परिभाषा हो गई। एक प्रदेश मतलब क्या? आकाश का अविभाज्य अंश, उसको एक प्रदेश कह रहे हैं। अब मैं और एक बात कहूंगा। पुद्गल द्रव्य की भी एक ताकत बताई है। कहते हैं कि एक अणु, एक परमाणु है, वो एक समय में 14 राजु गमन कर सकता है। कितने? 14 राजु गमन कर सकता है। तो कितने समय में गमन कर रहा है? एक समय में। तो टीकाओं में वहां पर प्रश्न खड़ा किया। मैं दो बिंदु के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। क्या काल का अविभाज्य अंश, जिसको हम कालानु कह रहे हैं, एक समय कह रहे हैं, वो उसका कुछ भाग हो सकता है क्या? ये एक चर्चा है। और दूसरा, जो क्षेत्र का अविभाज्य अर्थात प्रदेश जो है, उसका भी कोई भेद हो सकता है क्या? इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो अब मैं दूसरी परिभाषा कह रहा हूं कि कोई पुद्गल परमाणु यदि तेज गति से गमन करे तो जितने समय में वो 14 राजु पार करता है उसको एक समय कहते हैं। ये एक किसकी परिभाषा हो गई? समय की परिभाषा हो गई। ओके। या फिर दूसरा क्या परिभाषा है कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर पहुंचने के लिए धीमी गति से अगर कोई परमाणु गमन करे तो जो समय लगता है उसको एक समय कहते हैं। ये दो परिभाषाएं हमने समय की देखी। अर्थात काल द्रव्य का अविभाज्य अंश, उसको समय कहेंगे, और आकाश द्रव्य का अविभाज्य अंश, उसको प्रदेश कहेंगे। प्रश्न ये खड़ा किया गया है टीकाओं में, क्या काल का विभाजन हो सकता है? मतलब क्या समय का विभाजन हो सकता है? पॉइंट नंबर 1, कौन सा समय? एक समय का विभाजन हो सकता है क्या? एक प्रश्न ये है। और दूसरा, क्या एक प्रदेश का विभाजन किया जा सकता है क्या? ये दूसरा प्रश्न है। तर्क बहुत मजबूत है, इसलिए आप थोड़ा सा सुनना।
पहले अपन चर्चा एक समय के विभाजन की करेंगे। अभी अभी हमने क्या देखा कि एक पुद्गल परमाणु सातवें नरक पृथ्वी के नीचे लोकनाड़ी में स्थित है, वहां से तेज गति से गमन करता है तो एक समय में वो सिद्ध क्षेत्र तक पहुंच जाता है। तो 14 राजू एक समय में गमन करता है। तो टीकाओं में प्रश्न खड़ा किया गया। आवाज ब्रेक हो रहा है? सबका ब्रेक हो रहा है या खाली रोहित भैया का हो रहा है? ठीक है ना? ओके। देखिए प्रश्न ये था कि एक परमाणु अब यहाँ नीचे है, कहाँ? लोकनाड़ी में एकदम नीचे बॉटम में है, वहां से वो अब गमन करना चालू कर रहा है। कहाँ गया? वो एकदम डायरेक्टली पहुंचा सिद्ध क्षेत्र में। 14 राजू गमन कर दिया। कितने समय में? एक समय में। प्रश्न खड़ा किया गया, वो 14 जो सातवें नरक पृथ्वी से नीचे से निकला है, अब वो मान लीजिए वो मध्य लोक तक आया है, उतने के लिए कितना काल लगा है? तो यदि आप कहते हो कि आधा समय, तो आपने अभी अभी जो बात की कि काल का अविभाज्य अंश को समय कहते हैं, यह आपकी बात बैठ नहीं रही है। तो इसको कैसे सुलझाया जाए? तो आचार्य ने इसका समाधान किया। आचार्य ने कहा कि निश्चित रूप से काल का अविभाज्य अंश एक समय ही है। अब ये जो बात है कि मध्यलोक तक आने तक आधा समय लगता है, तो आप यूं कहिए कि किसी अपेक्षा कथनचित आप उसको सावयवी, मतलब वो भेद सहित समझना, और कथनचित आप कालाणु को निरवयवी अर्थात अभेद समझना। तो यथा योग्य जो आपको ठीक लगता है उस रूप से आप वहां पर समझे। लॉजिकली बात बराबर है कि जब आधा 7 राजू चला है तो उसको समय आधा ही लगना चाहिए। तो इस रूप से वहां पर आचार्य देव ने किसी अपेक्षा से भेद स्वीकार किया है, लेकिन पारिभाषिक स्तर पर समय के अर्थात काल का अविभाज्य अंश वो एक समय ऐसा स्वीकार किया गया है। ओके, तो ये क्यों? क्योंकि फिर से अनवस्था दोष हो जाएगा। उसके बाद में कहेंगे अगर 7 राजू चलने के लिए आधा समय लगा है तो तीसरी नरक पृथ्वी तक आने के लिए और उससे और आधा कर दीजिए, तो आप कितने भेद करते जाएंगे? तो वहां तो अनलिमिटेड भेद हो जाएंगे, तो वो जो उचित नहीं है। इसलिए केवल ज्ञान की हम जो माने कि एक अविभाज्य अंश कालाणु वो एक समय है। ओके, ये एक चर्चा हो गई। दूसरी अब चर्चा अपनी चलनी थी प्रदेश को लेकर। क्या प्रदेश भी का विभाजन हो सकता है? जो आकाश का सबसे छोटा अंश है, अविभाज्य अंश है, क्या उसका भी विभाजन किया जा सकता है? प्रश्न है, आप में से कोई भी जवाब दे सकता है, जस्ट एक गैस के रूप में। नहीं। अब मैं थोड़ा सा आपको तर्क देता हूं, विद्वानों ने कैसे तर्क दिए हैं। देखिए, परमाणु का आकार क्या है? वैसे कोई बता सकता है परमाणु का आकार? सर्कल। और कोई? अमीबा टाइप। अच्छा, अमीबा का क्या आकार है भैया? आकार ही नहीं है। चलिए, तो इसका जवाब आचार्यों ने ये दिया है कि परमाणु का आकार या तो चौकोन या तो षटकोण। ओके, कहीं कहीं गोल भी आया है, लेकिन ज्यादा योग्य या ज्यादा युक्त चौकोर या षटकोण आकार ही बैठता है। क्यों? क्योंकि अगर आप गोल मानते हैं तो
तो देखिए ये जो यहाँ पर गैप है, जैसे सर्कल सर्कल आप चिपकाइए, ओके, प्रदेश देखने हैं ना हमको, तो सर्कल सर्कल अगर आप चिपकाते हो तो आपको बीच में एक गैप दिखाई देगा, तो क्या वो प्रदेश लूप होल है या क्या है? तो वो बात ज्यादा नहीं बैठती है, या तो आप चौकोर मानिए या तो ये आवाज ओके हाँ भैया। अब देखिए अपने विषय चल रहा था प्रदेश अविभाजी है या विभाजी है, ओके, उसका भेद हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो पहले हमने क्या किया, हमने परमाणु का आकार का विचार किया। तो परमाणु का आकार या तो चौकोर है या तो षटकोण है, ये दो आकार बताए गए जो ज्यादा युक्त लगते हैं। क्यों? क्योंकि वे बराबर एक दूसरे को लग कर लगाएंगे तो वहां पर गैप्स नहीं दिखाई देगी, ओके, तो चौकोर या षटकोण ज्यादा योग्य लगता है। तो कह रहे प्रदेश का आकार क्या है, तो कह रहे जो परमाणु का आकार है ना वही प्रदेश का आकार है, ओके। तो इस न्याय से प्रदेश का आकार क्या होगा, या तो चौकोर या तो षटकोण, ओके। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि मान लीजिए दो परमाणु का कोई स्कंद है, क्या कहा, दो परमाणु का कोई स्कंद है, और मान लीजिए कि वो दो प्रदेशों को घेर रहा है। कितने? दो प्रदेशों को घेर रहा है। दो परमाणु का स्कंद है और दो प्रदेशों को घेर रहा है। वो मान लीजिए ऐसे जुड़ा है, ऐसे, ओके, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, अपन ऐसा मानते हैं। तो अब ये जो साइड है ये कितना प्रदेश है? ये समझ में आ रहा है? ये जो साइड है, ये जो जहां पर जॉइंट है, वो जो साइड है वो कितने प्रदेश है? देखिए ये एक परमाणु है, ओके, ये एक परमाणु एक प्रदेश घेरा है, ये दूसरा परमाणु है, ये एक प्रदेश घेरा है, और दोनों अब दोनों मिलकर एक स्कंद हो गया है, दो परमाणु का स्कंद है ये, ओके। अब कह रहे प्रश्न ये है कि अब ये एक दूसरे से जुड़े हैं ना, ऐसे स्कंद है मतलब जुड़े हैं, तो कह रहे हैं अब ये एक प्रदेश है, ये एक प्रदेश है, इनका जॉइंट यहां पर है। तो प्रश्न ये है कि ये जो जॉइंट है ये कितने प्रदेशी है? ये दो परमाणु तुम्हारे 3 डायमेंशनल हो गए और ये जॉइंट 2 डायमेंशनल हो गए। हाँ, तो प्रश्न है, बराबर है, आप आगे बढ़िए। परमाणु भी 3 डायमेंशनल ही लेना है। देखो देखो प्रदेश भी 3 डायमेंशनल ही होंगे। लॉजिकली मैं चौकोर कह रहा हूं लेकिन उसको क्यूबॉइड समझना पड़ेगा हमको, ओके। तो प्रदेश इज इन शॉर्ट एक स्मॉल एंटिटी जो कोई एक 3 डायमेंशनल होना पड़ेगी, ओके। देखो उसको 1 लेंथ इंटू ब्रेड और डेप्थ एक ही पकड़ो तो भी उसको 3 डायमेंशनल पकड़ने में कोई हर्जा नहीं है, ओके। लेकिन अब मेरा प्रश्न ये है कि ये जो जॉइंट है ये कितना प्रदेशी है? आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। असंख्यक प्रदेश। एक प्रदेश से कम होगा। एक प्रदेश से कम होगा, क्यों? प्रदेश को 4 कोण है ना, अपन अगर चौकोर मानते हैं तो 4 कोण है, उसमें से एक ही साइड में अटैचमेंट है। इसका मतलब हमने एक प्रदेश का भी तो विभाजन किया। मेरा तो प्रश्न ये है कि क्या आकाश का जो सबसे जो छोटा अंश है एक प्रदेश, उसका विभाजन हो सकता है क्या? तो उसका विभाजन हो सकता है ये इस रूप से। तो अब यहां पर फिर से स्याद्वाद लगाया जाता है, कहते हैं किसी अपेक्षा कथनचित एक पाचर बंद करने चालू कर, बंद करने चालू कर।
हाँ जी, चालू करते हैं। देखिए, तो अपनी बात चल रही थी, वो जो जॉइंट है वो जॉइंट एक प्रदेश से छोटा है, तो इस न्याय से प्रदेश का भी विभाजन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आचार्यों का ये मंतव्य है कि किसी अपेक्षा से ये प्रदेश सावयवी है, अर्थात उसका विभाजन किया जा सकता है, और किसी अपेक्षा से कथनचित वो निरवयवी है, अर्थात उसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। समझ में आया? हमने दो बिंदुओं की चर्चा की, एक तो कालानु, ओके, और एक है इसका प्रदेश की बात हो गई, ओके। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक बिंदु और है चर्चा में, प्रश्न। नेटवर्क तो अभी ठीक दिखाई दे रहा है भैया। अभी भी आवाज नहीं आ रहा है क्या आपको? आवाज नहीं आ रहा था, बस ब्रेक हो रहा है भाई। अब ब्रेक हो रहा है, क्या करे? वीडियो ऑफ कर दो भैया। ओके, ऐसा करते हैं, ठीक है। नहीं, उससे कुछ नहीं होगा, ट्राई करते हैं। चलिए, तो अभी एक बिंदु तक आ गए हम कि काल द्रव्य और आकाश द्रव्य की चर्चा हमने देखी, ओके। अब थोड़ा सा और इसमें एक क्वेश्चन बोलिए ना। वो डेफिनेशन में जैसे बोला ना, एक उद्गल परमाणु एक समय में जितने क्षेत्र व्यापेगा, हाँ, उसको प्रदेश बोले जाएगा, बराबर। लेकिन अपनी प्रदेश की डेफिनेशन में एक परमाणु आकाश की जितने क्षेत्र व्याप्त है उसे उसको एक प्रदेश कहते हैं। हाँ, तो आपने बोला ना कि भाई वो एक समय में 14 राज्यों तक भी जा सकता है, तो उतना वो प्रदेश होगा क्या फिर? नहीं 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 नहीं, देखो दो बातें कही है, वो मुझे नहीं समझा। हाँ, तो आपने सुना नहीं ठीक से। देखिए, एक है धीमी गति से गमन करता हुआ और एक है तेज गति से गमन करता हुआ। जो 14 राजू है वो तेज गति से गमन कर रहा है, ओके, और एक है धीमी गति से गमन करता हुआ। तो यहाँ पर जो तेज गति है उसकी एक चर्चा आ गई, वो 14 राजू गमन कर रहा है, और ये धीमी गति से गमन करते हुए परमाणु की चर्चा है। तो दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। जो धीमी गति से गमन करता है उसमें से प्रदेश या काल को डिराइव किया जा रहा है, और वो जो फास्ट गमन कर रहा है तो उसमें से हम ये दिखा रहे हैं कि क्या काल का भी भेद हो सकता है, तो वहां से वो बात हम सोच रहे हैं, ओके। तो ये अलग अलग बिंदु से विचार किया जा रहा है, ओके। एक प्रश्न और है, हाँ बोलिए बोलिए। यहाँ पे वो धीमी गति और तेज गति, ये तो फिर ऐसा डिफाइन नहीं कर सकेंगे ना, परसेप्शन बेस्ड रहेगा। देखिए, धीमी गति जैसे शक्ति, दोनों प्रकार की शक्ति पाई जाती है, इतना ही वहां से हमको देखना है। यदि धीमी गति से हमको उसमें से डिराइव करना है, वो समय की वैल्यू है वो निकाल सकते हैं, और फास्ट गति से जो कर रहे हैं उसमें से समय का विभाजन कुछ हो सकता है क्या, उसकी बात चलती है। आपको कहना क्या है, मतलब मैं और क्लियर कीजिए अगर कुछ मैं नहीं, ये फिर कंपैरेटिवली हो गया ना, धीमी और तेज, ये कंपैरेटिव टर्म्स है। अच्छा, ये कहना है आपको, कंपैरेटिव होने दीजिए। इसलिए तो फिर हमने तो ये तीन परिभाषा अलग अलग अपेक्षा से, देखो जैसे प्रदेश की हमने परिभाषा या समय की परिभाषा हमने अलग अलग अपेक्षाओं से वहां पर डिफाइन की है। जैसे काल का अविभाज्य अंश, उसको समय कहते हैं, ये सीधी परिभाषा ले लीजिए, और उसको थोड़ा और समझाने के लिए पर सापेक्ष कथन करके हमने उसकी परिभाषा और दृढ़ बनाई, तो हमको विषय को और समझने में आसानी हो गई।
तो मूल तो अगर आपको पर सापेक्ष नहीं लेना है तो आप स्व सापेक्ष ऐसे काल के अविभाज्य अंश को समय कहते, आकाश के अविभाज्य अंश को प्रदेश कहते, इतना ही ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। ओके। अब एक प्रश्न और है, प्रश्न ये है कि कालानु जो है, कालानु लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर है। ठीक है, ये अगली गाथा में आने वाली बात, लेकिन मैं थोड़ा सा इस विषय को ले लेता हूँ, छोटा प्रश्न है इसलिए ले लेते हैं। कालानु लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर स्थित है। इसका मतलब क्या, लोकाकाश के बाहर कालानु नहीं है। ओके, तो प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि वहां पर यदि काल नहीं है तो अलोकाकाश का परिणमन कौन कराता है? अलोकाकाश का परिणमन कौन कराता है? ये अखंड है ना का आकाश द्रव्य, तो फिर यहाँ परिणमन होगा तो वहां भी होगा ही ना। हाँ, बहुत अच्छा। पहले तो ये प्रश्न ही गलत है प्रश्न ही गलत है। ये अखंड है आकाश द्रव्य जब हम ये कह रहे हैं तो लोकाकाश और अलोकाकाश ऐसे आप अलग अलग क्यों कह रहे हो? आकाश द्रव्य अखंड है और एक जगह पर अगर कालानु है तो दूसरी जगह पर उसके निमित्त से परिणमन मानने में कोई भी हर्जा नहीं है। ये एक बात हो गई। फिर भी इसके ऊपर आचार्यों ने 2-3 तर्क दिए हैं, वे तीनों तर्क मैं आपको भी देता हूँ। ओके, पहला तर्क तो जैसे बताया कि अखंड द्रव्य है इसलिए प्रश्न ही यहाँ पर खड़ा नहीं होता है। दूसरी बात कह रहे हैं, यदि आत्मा के किसी भाग में हमने मान लीजिए मिर्च खाई, ओके, तो ये रसना इंद्रिय का विषय हुआ। लेकिन बहुत बार होता है ना कि झंझनाहट पूरे शरीर में हो जाती है, या फिर आंखों से पानी निकलने लगता है, नाक से पानी टपकने लगता है। ये तो कहने की बात इतनी है कि वो जो वेदन है वो अन्य जगह पर भी होता है। खाया एक जगह से है लेकिन वेदन अनेक अन्य जगह भी पाया जा रहा है। एक अपेक्षा ये दी। दूसरी अपेक्षा ये दी है कि जैसे कोई बांस की लकड़ी है तो एक जगह पर अगर हम उसको हिलाते हैं तो वो पूरी लकड़ी हिलती है कि नहीं हिलती है? हिलती है। तो एक जगह पर हिलाने पर भी पूरी लकड़ी हिली है, इसका मतलब वो वाइब्रेशंस पूरे लकड़ी में गए हैं। उसी प्रकार एक जगह पर कालानु के माध्यम से आकाश का परिणमन हुआ है तो पूरे आकाश का परिणमन मानने में कोई हर्जा नहीं है। ये एक विवक्षा हो गई। और एक तर्क दिया है, जैसे कुम्हार का चक्र है, कुम्हार के चक्र को एक ही डंडे से हिलाया जाता है लेकिन पूरा चक्र घूमता है कि नहीं घूमता है? पूरा घूमता है। तो कह रहे हैं कि उसी प्रकार आप कालानु का भी आकाश का अलोकाकाश का भी परिणमन आप उसी प्रकार समझ सकते हैं। तो ये कुछ तर्क दिए थे, तो ये भी हमको समझने योग्य है। ओके, कोई प्रश्न है क्या रोहित भैया? आपका स्पीकर चालू था। अगर ऐसा है तो आधे लोकाकाश में, समझो आधे लोकाकाश में प्रत्येक जो प्रदेश है, हाँ, समझो वहीं पे अगर कालानु है, हाँ, तो भी परिणमन होना चाहिए। सपोज एक एग्जांपल नहीं समझ में आया, आवाज जरा फिर से एक बार बोलिए। आपने बोला ना कि अलोकाकाश के बाहर कालानु ये नहीं है। लोकाकाश के बाहर कालानु नहीं है, अर्थात अलोकाकाश में कालानु नहीं है, ये कहा मैंने। हाँ, तो फिर भी वहां पे परिणमन है क्योंकि वो अखंड है। हाँ, बराबर। तो बोलना है कि लोकाकाश में तो हर प्रत्येक प्रदेश पर कालानु है। बराबर। आधे लोकाकाश में अगर कालानु रहते, हाँ, सपोज, हाँ, तो रिमेनिंग भी आधा लोकाकाश में परिणमन होना चाहिए था, वो अखंड है। हाँ, बराबर। तो उसमें आधा में रहते तो आधा ही लोकाकाश का परिणमन होता था, ऐसा आपका कहना है।
लेकिन कालाणु एक भी होता ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये कह रहा हूँ अभी एक भी कालाणु होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका कार्य जो है वो परिणमन हेतुत्व जो कुछ है पर के लिए तो वो तो सद ही रहा है, तो इस अपेक्षा से फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। जैसे हमने आपको याद होगा कि आत्मा को संख्यात प्रदेशी मानने में भी कोई हर्जा नहीं है, उसके सुख में कुछ भी कमी नहीं होती थी। हालांकि आत्मा जो है वो तो असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन संख्यात भी मानते तो कोई तकलीफ नहीं होती थी, ये मुझे समझाएं। तो उसी प्रकार यहाँ पर कारणों को भी आप कम भी माने तो तकलीफ क्या है, परिणमन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये मतलब निश्चय काल होगा क्या मतलब ये? नहीं, देखो आकाश द्रव्य का परिणमन हो रहा है, वो तो स्वयं आकाश द्रव्य के अपने द्रव्यत्व गुण की वजह से परिणमन हो रहा है, थोड़ा समझना। और उसमें निमित्त ये काल है, ये समझा रहे हैं। और परिणमन हेतुत्व जो है ये काल है, लेकिन आकाश द्रव्य का अपना स्वयं में एक द्रव्यत्व नामक गुण है जो प्रत्येक द्रव्य में प्रत्येक समय में एक नवीन पर्याय लेकर उत्पन्न होता है और पूर्व पर्याय का व्यय करता है। ऐसा तो द्रव्यत्व गुण भी है, और उसमें निमित्तभूत ये परिणमन हेतुत्व काल द्रव्य की बात है, वो तो निमित्त मात्र है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? एक बार बोलो से वो। मैं ये कह रहा हूं कि काल क्या कह रहा था मैं? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि काल द्रव्य जो है, काल द्रव्य तो स्वयं से अपना अपना परिणमन स्वतंत्रता से कर रहा है, और आकाश द्रव्य का परिणमन स्वतंत्रता से अपने अपने में हो रहा है। इसमें मात्र निमित्त मात्र चल रही है बात। निमित्त मतलब क्या? का आकाश द्रव्य का परिणमन स्वयं से अपने द्रव्यत्व गुण की वजह से हो रहा है, और काल द्रव्य तो उसमें वहां पर मात्र निमित्त है, अर्थात मौजूद है। इतना ही समझना है। द्रव्यत्व गुण है ना, द्रव्यत्व गुण में क्या हो रहा है कि पूर्व पर्याय का व्यय, नवीन पर्याय का उत्पाद और द्रव्य रूप से बना रहना, तो सेम बात है। तो वहां पर कालाणु मात्र निमित्त रूप है, इतना ही समझना है। हाँ ठीक है भैया। ओके, चलिए तो भैया। हाँ बोलिए। भैया यहाँ पे 3 द्रव्य आ रहे हैं। हाँ। एक पुद्गल परमाणु का, एक पुद्गल परमाणु तो पुद्गल द्रव्य हो गया, फिर उसका परिणमन हो रहा है। हाँ। और फिर वो हो रहा है, वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश हो गया, कालानु हो रहा है, मतलब वो काल द्रव्य हो रहा है। हाँ। और उसको परिणमन करने सहायक धर्म द्रव्य आ रहा है। हाँ। और एक द्रव्य नहीं कर, देखिए तो वो अपने अपने द्रव्य कैसे हो रहे हैं। हाँ, तो आपको कहना क्या है? हाँ, तो कहना ये है कि जब हम उदाहरण दे रहे तो ऐसा लग रहा है कि ये इसको करा रहा है, ये इसको, इसके कारण ये हो रहा है उसे, पर वो जब हम वो बताने को जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को ही परिणमित कर रहा है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल, ये तो बात है ही, लगता तो ऐसा ही है, और व्यवहार की भाषा भी ऐसी है। जैसे हम भी कहते हैं कि सरांमुळं माझा मुलगा पहिला आला, या आई वडिलांच्या आशीर्वादामुळं माझा मुलगा पहिला, म्हणजे मी पहिला आलो। तो ये जो कथन चलते हैं 100% निमित्त के ऊपर कर्तृत्व का आरोप करके ही चलते हैं। लेकिन कौन ऐसा है कि वो मानता नहीं कि इसने मेहनत की है और इसने पेपर अच्छे लिखे और इसको उसकी वजह से मिले हैं मार्क्स, तो ये सब स्वीकार करते ही है। लेकिन ये लौकिक व्यवहार इसी प्रकार चलता है। सो यहाँ पर भी वही बात चली
कि निमित्त कारण बताया जा रहा है, लेकिन उपादानगत योग्यता के बिना उसको परिणमाने में कोई भी समर्थन नहीं है। तो हर द्रव्य का अपना अपना परिणमन हो रहा है, अपने में हो रहा है, अपने से हो रहा है, उसमें निमित्त मात्र काल द्रव्य को बताया जा रहा है। ओके, तो हाँ, यद्यपि काल को वहाँ पर परिणमन हेतुत्व बताया जा रहा है, लेकिन जो कि है नहीं है। वैसे ही सेम आपने जो बताया कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य गमन हेतुत्व, तो वो स्वयं से चलते हुए जीव और पुद्गल को। और एक बात आपने अभी ये बात हाईलाइट की है, तो सबकी जानकारी के लिए बताऊं कि एक क्रियावती शक्ति नाम की एक शक्ति पाई जाती है, वो जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य में ही पाई जाती है। बाकी अन्य 4 द्रव्य निष्क्रिय बताए गए हैं। निष्क्रिय मतलब वे अपने स्थान से हिलते डुलते नहीं है। मात्र जीव और पुद्गल द्रव्य, ये 2 ही ऐसे द्रव्य जो हिल सकते हैं, गमन होता है। तो इसलिए किसकी वजह से? तो क्रियावती शक्ति की वजह से। ओके, और एक भाववती शक्ति है। भाववती शक्ति मतलब होने रूप, वो निरंतर होने रूप या बने रहने रूप जो शक्ति है, वो भाववती शक्ति है। उसमें आप यूज ले सकते हैं कि पूर्व पर्याय का अभाव, वर्तमान पर्याय का उत्पाद, और फिर भी द्रव्य ध्रुव रूप से बना रहे, वो भाव शक्ति, इस प्रकार से ले लीजिए। या फिर जितनी द्रव्यों की संख्या है उतने के उतने द्रव्य ही बने रहना, इसको भी भाव शक्ति के अंतर्गत लिया जाता है। तो ऐसे भाव शक्ति और एक क्रियावती शक्ति, उसके माध्यम से हमने निष्क्रियत्व और को भी समझने की कोशिश की। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, कुछ प्रश्न है तो 1 मिनट मैं देख लेता हूँ, और नहीं तो आगे बढ़ते हैं। भैया फिर ये सिद्ध अवस्था में जब ये भाव शक्ति का उदाहरण मैं समझना चाह रहा था, ये भाव शक्ति का उदाहरण नहीं, सिद्धावस्था में तो ये भाव शक्ति नहीं रहेगी ना, उसमें नहीं, निरंतर परिणमन है। आपने क्वेश्चन गलत किया। सिद्ध अवस्था में क्रियावती शक्ति का क्या होगा? भाव शक्ति तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां तो हिलना डुलना नहीं है, खाली परिणमन हो रहा है, उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय ध्रुव हो रहा है, तो सेम टू सेम परिणमन हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिद्ध अवस्था में गमन नहीं हो रहा है, इसको लेकर हमको प्रॉब्लम है। तो ये शक्ति का क्या हुआ? तो वहां पर कह रहे हैं कि वो जो है वो स्वाभाविक परिणमन हो रहा है। ये अब तक जो था वो वैभाविक परिणमन था। शक्ति अभी भी वहां पर है, क्रियावती शक्ति वहां पर भी है, लेकिन वहां पर गमन ही नहीं होता है। सहज ऐसी योग्यता है, जरूरी नहीं है वहां पर गमन होना चाहिए। वो तो गमन हो तो हमको वो कार्य दिखाई देता है, इसलिए हम मानते हैं कि वहां पर क्रियावती शक्ति है। प्रश्न है क्या कुछ भैया? फिर से नहीं है, चलिए। आपका आवाज गया था भैया। आवाज गया था? अच्छा, देखिए मैं ये कह रहा था कि क्रियावती शक्ति जो है, क्रियावती शक्ति का क्या होगा, ये प्रश्न आपका ज्यादा लॉजिकल होगा देन भाववती शक्ति। भाववती शक्ति तो 6 द्रव्यों में पाई जाती है। क्या कहा? भाववती शक्ति या भाव शक्ति ये 6 द्रव्यों में पाई जाती है, लेकिन क्रियावती शक्ति ये 2 द्रव्यों में पाई जाती है। अब प्रश्न ये है कि सिद्ध अवस्था में क्रियावती शक्ति का क्या होगा? वहां तो गमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो गमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो वहां पर ऐसा मानेंगे कि स्वाभाविक परिणमन हो रहा है। सहज ही शक्ति तो विद्यमान है, लेकिन वहां गमन नहीं पाया जाता है, वो विकार है। अर्थात यूं कह सकते कि शक्ति को लेकर विकृति तैयार हो रही है, गमन को लेकर। ओके, तो वो वहां पर अभाव पाया जाएगा।
इस रूप में क्रियावती शक्ति का स्वाभाविक परिणमन हो रहा है, ऐसा समझना। ठीक है भैया। ओके। अब यहाँ पर और एक आप मुझे यहाँ पर प्रश्न कर सकते हैं, क्या आप शक्ति भी कह रहे हो? स्वशक्ति तो स्वभाव का अंश होता है और उसमें स्वाभाविक और वैभाविक बात कर रहे हो। हाँ, ऐसा ही है। स्वाभाविक और वैभाविक ऐसा ही बताया गया है। एक वैभाविक नाम की शक्ति भी है। आपने अगर क्या है लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में देखा होगा तो विभाव शक्ति नामक शक्ति है। तो उस विभाव शक्ति का अर्थ क्या लिया है मालूम है? विशेष कार्य रूप परिणमित होने की शक्ति, विभाव शक्ति। अब फिर उस शक्ति का सिद्ध अवस्था में क्या है? वहां पर भी प्रत्येक समय में जो नवीन 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 पर्याय हो रही है उसको विभाव शक्ति कहते हैं। एक अपेक्षा वो है, या फिर उसका स्वाभाविक परिणमन हो रहा है, ऐसा भी उस शक्ति के बारे में भी बताया जाता है। ठीक है, ये दो बातें मैंने एडिशनल बताई। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। अपन अगली गाथा भी एक बार पढ़ लेते हैं, तो और कुछ विषय है तो उसमें से आ जाएगा। गाथा नंबर 22 पढ़ेंगे। गाथा नंबर 22। लोया सपदे से इक्के जेठियाहु इक्का रयणाणं राशिव ते कालानु असंखद वाणी। फिर से, लोया सपदे से इक्के जेठियाहु इक्का रयणाणं राशि इव ते कालाणु असंखद वाणी। संधि देखते हैं। लोयायास अपदेसे इक्के इक इक, ठीक है। जे ठिया उ इक इक्का इक इक्का रयणाणम रयणाणम राशि इव ते कालाणु असंख्य दव्वाणी ते कालाणु असंख्य दव्वाणी। शब्दार्थ देखेंगे। लोयायास मतलब लोकाकाश, पदे से प्रदेश, अपदे से नहीं पढ़ना, मैंने थोड़ा सा गलत किया है संधि, पदे से ही पढ़ेंगे। लोयायास पदे से अर्थात लोकाकाश के प्रदेश पर, इक्किक के एक एक प्रदेश पर, जे ठिया, जे मतलब जो कुछ स्थित है, क्या है स्थित? इक्किक्का इक्किक्का एक एक, रयणाणम रत्न रत्न, रयणाणम राशि रत्नों की राशि के प्रमाण, अर्थात एक एक प्रदेश पर एक एक रत्न की राशि के प्रमाण क्या है? इवते कालाणु, कितना है? एक एक कालाणु विद्यमान है, और वो क्या है? असंख्य। कितने कालाणु है? तो असंख्यात कालाणु है। ओके, और वो भी द्रव्य है, काल द्रव्य है। ओके, तो यहाँ पर इन शॉर्ट ये कह रहे हैं, जो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर रत्नों की राशि के समान परस्पर भिन्न होकर एक एक स्थित है, वे कालाणु है और वे असंख्यात है, असंख्यात द्रव्य है। तो एक कालाणु लेकिन असंख्यात है। ओके,
तो ये काल द्रव्य की चर्चा है और लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक कालाणु है। और वो कैसा है? रत्नों की राशि के समान है। जरा टीका में इसमें पढ़ेंगे अपन, थोड़ा सा टीका यहाँ की पढ़नी है। टीका में एक बहुत अच्छा एक प्रश्न उठाया गया है। तो प्रश्न ये उठाया गया है कि परिणमन हेतुत्व आप काल द्रव्य को कह रहे हैं, अर्थात जीव का जो स्वभाव रूप परिणमन होना है उसमें काल द्रव्य निमित्त हुआ, हमको तो कुछ करना नहीं है, ऐसा किसी शंकाकार की शंका हो गई। तो उस शंका के समाधान हेतु यहाँ पर एक तर्क दिया है। देखिए, आप व्याख्यार्थ में चौथी पांचवी लाइन है, जैसे जिस क्षण में, मिल रहा है क्या सबको? जैसे जिस क्षण में अंगुली रूप द्रव्य के वक्र पर्याय की उत्पत्ति होती है। मैं पहले थोड़ा सा पढ़ता हूं, फिर उसका विश्लेषण भी करेंगे। जैसे जिस क्षण में अंगुली रूप द्रव्य के वक्र पर्याय की उत्पत्ति होती है, उसी क्षण में उसके सरल पर्याय का नाश होता है और अंगुली रूप से उस अंगुली में द्रव्य है। ओके, जैसे वो ये समझा रहे हैं, एक मिनट। हाँ जी, देखिए ये अंगुली है, अंगुली को वक्र किया। ओके, अंगुली को वक्र किया तो कह रहे हैं क्या हुआ? ये अंगुली की पूर्व पर्याय, इसका अभाव, ये वक्र हो गई, इस वक्र पर्याय का उत्पाद और अंगुली अंगुली रूप बनी रही, ये उसका द्रव्यपना। ठीक है, तो अंगुली में द्रव्य, इस रीति से उत्पत्ति, नाश तथा द्रव्य, इन तीनों लक्षणों से युक्त रूप से उस अंगुली में कहा गया, युक्त होने से द्रव्य सिद्धि हो गई। और भी जैसे केवल ज्ञान आदि की व्यक्ति, अब थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा गंभीर प्रकरण चलेगा, उपयोग देकर पढ़ना है और सुनना है। क्या कह रहे देखिए, कहा गया और भी जैसे केवल ज्ञान आदि की व्यक्ति, केवल ज्ञान आदि की व्यक्ति अर्थात प्रगटता रूप से कार्य समय सार अर्थात केवल ज्ञान आदि रूप से परिणत आत्मा का उत्पाद, उसी समय निर्विकल्प ध्यान रूप जो कारण समय सार है उसका नाश होता है और उन दोनों के आधारभूत जो परमात्म द्रव्य है उस रूप से द्रव्य है, इस रीति से भी द्रव्य की सिद्धि है। उसी प्रकार कालाणु के भी जो मंद गति में परिणत पुद्गल परमाणु द्वारा प्रकट किए हुए और कालाणु उपादान कारण से उत्पन्न हुए, ऐसे वर्तमान समय का उत्पाद है, वही अतीत या गए समय की अपेक्षा उसका विनाश है और उन वर्तमान तथा अतीत दोनों समयों का आधारभूत काल द्रव्यपने से द्रव्य है। ऐसे उत्पाद, व्यय तथा द्रव्य रूप लक्षण का धारक काल द्रव्य की सिद्धि होती है। यहाँ पर उत्पाद व्यय द्रव्यपने की सिद्धि की, काल द्रव्य में भी ऐसी उत्पाद व्यय द्रव्यपने की योग्यता है, इसलिए वो द्रव्य है। एक बात, ये बात सिद्ध हो गई। लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु, सेकेंड पॉइंट आया, क्या? जैसे केवल ज्ञान आदि की व्यक्ति अर्थात प्रगटता रूप से कार्य समयसार अर्थात केवल ज्ञान आदि रूप से परिणमित आत्मा का उत्पाद। मेरा प्रश्न ये है, कि
कार्य समयसार किसको कह रहे हैं, और सेकेंड लाइन में कारण समयसार ये भी बताया है। वैसे नॉर्मल में कार्य समयसार और कारण समयसार किसको कहते हैं? परमात्मा कार्य समयसार, और जो जीव है वहाँ मैं एक छंद कहता हूँ, वो छंद के अनुसार आप मुझे पहले बताइए। जीव कारण परमात्म त्रिकाल, यही है अंतस्तत्व अखंड, प्रभु तुम्हें रहा वही अवलंब, कार्य परमात्मा हुए निर्बंध। जो कुछ है आगे वो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने 2 शब्द किए, जीव कारण परमात्मा त्रिकाल, यही है अंतस्तत्व अखंड, और तुम्हें प्रभु रहा वही अवलंब, कार्य परमात्मा हुए निर्बंध। अब 2 बातें आई, कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा। कारण परमात्मा कौन है इस छंद में, और कार्य परमात्मा कौन है? अभी तक हम यहाँ की टीका की बात अभी तक नहीं उठा रहे, मैंने तो अभी जो कहा उसकी बात का विश्लेषण चाहिए। हाँ मुकेश भैया, इस त्रिकाली जो है उसे कारण परमात्मा कहेंगे। त्रिकाली को कारण परमात्मा कह रहे हैं, ठीक है, ओके। और कार्य परमात्मा, और जो सिद्ध अवस्था है उसे कार्य परमात्मा, सिद्ध अवस्था को, सिद्ध या केवल ज्ञान वाली अवस्था कार्य परमात्मा, ओके ठीक है। कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा, वहां पर वे अर्थ बराबर है। अब यहाँ पर अपने इस प्रकरण में आ जाइए, देखो क्या कह रहे, और भी जैसे केवल ज्ञान आदि की व्यक्ति की प्रगटता रूप से कार्य समयसार का, अर्थात केवल ज्ञानादि रूप से परिणत आत्मा का उत्पाद होता है। कार्य समयसार अर्थात वो पर्याय की बात चल रही है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसी समय निर्विकल्प ध्यान रूप जो कारण समयसार है, इसका क्या अर्थ लेना है? कारण समयसार यहाँ जो लिखा है उसका क्या अर्थ लेंगे? द्रव्य भैया, भैया जो साधक जीव जो परमात्मा बना है, हाँ, वह कारण परमात्मा रहेगा, और जो जब सिद्ध हो गया तो वह कार्य परमात्मा हो गया। दृष्टि का विषय नहीं वहां नहीं जाना। देखिए सीधी सी बात है, देखो कारण मीमांसा बताई गई है, मैंने जानबूझ के ये बिंदु उठाया, बहुत महत्वपूर्ण है, आपके न्याय के ग्रंथों में ये बात आती है। कारण मीमांसा बताई गई है। क्या है कारण मीमांसा? कार्य के होने की साधन या कार्य कैसे होता है ये बताने के लिए कारण मीमांसा बताई जाती है। तो कारण मीमांसा कहते हैं 2 प्रकार से होती है। एक है त्रिकाल कारण, ओके, एक है त्रिकाल कारण, और दूसरा, पहला कौन सा बताया? त्रिकाल कारण, और दूसरा हाँ, आवाज आज सच में नेटवर्क बहुत वीक है, मैं बार बार देख रहा हूँ, मैं लॉग ऑफ लॉग इन हो रहा हूँ। समझ ही नहीं रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। देखो कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा, यहाँ की अपेक्षा, पहली अपेक्षा क्या है? कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा, त्रिकाली ध्रुव को कारण परमात्मा कहते हैं, और जो निर्मल पर्याय प्रकट हो गई है केवल ज्ञान वाली, उसको कार्य परमात्मा कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कार्य परमात्मा जो नवीन पर्याय उत्पन्न हो गई है उसको कार्य परमात्मा कह रहे हैं, लेकिन कारण परमात्मा यहाँ पर अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त जो बात है उस क्षणिक उपादान को यहाँ पर कारण परमात्मा बताया जा रहा है। मैं तो 2 बातें कह रहा था कारण मीमांसा। पहली एक तो है त्रिकाली उपादान को कारण कहते हैं,
कार्य की उत्पत्ति में क्या कारण हुआ, तो कह रहे हैं त्रिकाली उपादानगत योग्यता ही कारण है। ओके, और दूसरा कह रहे हैं तत्समय की योग्यता। व्हाट इज इट? योग्यता मतलब क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान ये दूसरा कारण हो गया। क्षणिक में उपादान के भी दो भेद किए, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय अर्थात क्षणिक उपादान नंबर 1 और उत्तर पर्याय से युक्त द्रव्य ये क्षणिक उपादान नंबर 2। क्या कहा, फिर से कहता हूं, क्षणिक उपादान अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से परिणमित द्रव्य अर्थात कार्य होने के पूर्व की जो पर्याय है उसको कारण बताया जाएगा और जब कार्य हो गया उसको फल कहा जाएगा। ओके, तो कारण क्या हो गया? 99 पर्याय कारण, 100वीं पर्याय कार्य, ये अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय की बात हो गई। और कोई कहे कि आप दो पर्याय में तो अभाव है, एक पर्याय का दूसरे पर्याय में मतलब पूर्व की पर्याय का भविष्य की पर्याय में प्रध्वंसा भाव है या वर्तमान पर्याय में पूर्व की पर्याय का प्राग भाव है, तो ये कह रहे कि बात बराबर है। तो फिर उन्होंने तत्समय की योग्यता लगाई। तत्समय की योग्यता कहकर क्या है, क्षणिक उपादान नंबर 2, उसमें बताया जाता है कि उस समय की योग्यता ही कारण और वो जो कार्य हो गया है वो उसका फल। तो 100वीं पर्याय ही कारण है और 100वीं पर्याय में जो कार्य हुआ वो उसका फल, तो ये उत्तर पर्याय। तो ये कारण मीमांसा के 3 भेद है, त्रिकाली उपादान, क्षणिक उपादान नंबर 1 और क्षणिक उपादान नंबर 2। तो यहाँ पर जो क्षणिक उपादान नंबर 1 क्षणिक उपादान नंबर 1 अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य, उसको कारण परमात्मा बताया जा रहा है। ये समझ में आ रहा है क्या? इसको कारण परमात्मा बताया जा रहा है, तो ये विवक्षा हमारे ज्ञान में होनी चाहिए, इसलिए ये बिंदु उठाया। और एक बिंदु है, देखो, शुद्धोपयोग ये काम चल रहा था। क्या कहा? 12वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग था और उस शुद्धोपयोग का फल ये 13वां गुणस्थान है, अर्थात वहां पर कार्य पूर्ण हो गया है। तो इस रूप से 12वें गुणस्थान को कारण समयसार के रूप में बताया जाएगा। अब इसमें अपन एक एक पर्याय को लेंगे तो वो अनंतर पूर्व पर्याय को खड़ा किया जाएगा, लेकिन मोटे मोटे रूप से 12वें गुणस्थान वो शुद्धोपयोग और उसका फल ये 13वां गुणस्थान, ऐसा भी बताया जाता है। तो ये कारण समयसार, पूर्व पर्याय को कारण समयसार बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक बात है। और कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर अपन कल ही चर्चा करेंगे। आज काफ़ी व्यत्यय आए हैं, थोड़ा नेटवर्क का इशू है, तो अपने हाथ की बात नहीं है। चलिए, या फिर कोई शंका होगी तो रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, तो उसमें से भी बात हो सकती है क्लियर। हाँ भैया, कोई प्रश्न है क्या? हाँ भैया, बोलिए ना। ये एक क्षेत्राणु में उद्गल परमाणु है, हाँ, उसी पे एक कालाणु भी है, हाँ, उस पे भी जीव भी रहता होगा, तो ये क्या अव्यापादत्व को? हाँ, अव्याबाधक वो अवगाहनत्व को सिद्ध कर रहा है, अव्याबाधत्व को नहीं। अव्याबाधत्व ये जीवों में उत्पन्न होने वाला गुण है। वो गोत्र कर्म के आयु कर्म के अभाव में अव्याबाधत्व, बराबर है ना? अव्याबाधत्व वेदनीय के अभाव में अव्याबाधत्व सुख की बात है। अवगाहनत्व ये आयु कर्म के अभाव में, और सूक्ष्मत्व ये नाम कर्म के अभाव में। तो और अगुरु लघुत्व ये गोत्र कर्म के अभाव में। अब प्रश्न ये है कि अवगाहनत्व एक ही प्रदेश पर क्या क्या है, इसकी चर्चा हम कल करने ही वाले हैं।
लेकिन ये अवगाहनत्व है। अवगाहनत्व के बल पर अनेक द्रव्य एक ही प्रदेश पर तिष्ठते हैं, रह सकते हैं, वो अवगाहनत्व की वजह से है। ओके, नहीं, एक दूसरे में बाधा उत्पन्न नहीं करते, ये हिसाब से बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं, वो तो प्रत्येक द्रव्य अपने में ही रहता है, अपने चतुष्टय में रहता है, तो वो अवगाहनत्व नहीं, वो तो द्रव्य का स्वभाव है, उसका सत स्वरूप है कि वो अपने अपने चतुष्टय में ही तिष्ठता है, पर चतुष्टय में वो प्रवेश नहीं करता है, ऐसा सहज उसका यह है, तो अवगाहनत्व नहीं ले सकते उसमें। ठीक है, ठीक है। ओके, कल हमको एक प्रदेश पर क्या क्या है उसकी भी चर्चा करनी है, और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे विषय को, देखते हैं फिर। ओम नमः।